एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करेंगे कि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स को कौन कंट्रोल करता है। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने हैं तो उसका परमिशन कौन देगा? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर सोचा है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। बाकी हम इसको एनालिसिस तो इसका करेंगे। अगर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे यहाँ पिंग कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। नाउ सी, रिसेंटली न्यूज़ में क्या होता है कि 3 IAF इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स जो हैं उनको सैक किया जाता है क्योंकि एक्सीडेंटल फायरिंग होती है ब्रह्मोस मिसाइल की, जो कि पाकिस्तान में जाके गिरती है। बिकॉज दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर्स हैं, तभी कोई मिसाइल वहाँ से फायर होगी। एक्सीडेंटल फायरिंग कैसे हो सकती है? तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हु इज़ कंट्रोलिंग ऑल दीज थिंग्स। अगर हम चलो न्यूक्लियर वेपन्स की यहाँ पे बात करेंगे, अब रफली 2 डेकेड्स की बात करें, 20 ईयर्स न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हो रहे हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी देखेंगे एक न्यूक्लियर टसल जो है, एज इन वी हैव नेवर यूज देम, क्योंकि हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है कि हम पहले खुद से कभी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट सेकेंड टाइम इस्तेमाल के लिए हम पे कोई अटैक करता है तो हमको रेडी रहना है। अगर रेडी रहना है तो सवाल है परमिशन, कभी ऐसा हो जाए अचानक से कोई अटैक कर दे तो ये परमिशन कहाँ से मिलेगी? ये सब सवाल है ना। क्या आपने कभी इनके बारे में सोचा? इतना सोचना इसलिए है क्योंकि आज साइबर क्राइम का ज़माना है। हमारे पास अगर कम्युनिकेशन के कुछ इस तरह चैनल्स हैं कि कोई गलत खबर कभी दे दे तो हु इज़ गोइंग टू नो कि ये सही में ये परमिशन है? कांटेक्ट कैसे होगा? कम्युनिकेशन चैनल अगर आपके ठप पड़ जाएं तो क्या होगा? तो ये बहुत सोचने की बात है। अभी देखिए, न्यूक्लियर डिलीवरी व्हीकल्स जो भी हैं पोटेंशियल यूज़ के लिए उनको तैयार किया गया है। जब कारगिल वॉर जो हुई थी उस टाइम भी इस तरह के व्हीकल्स को तैयार किया गया था कि अगर हमको कहीं न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का ज़रूरत पड़ती है तो हम करेंगे, अगर हम पे कोई अटैक करता है। तो अभी ये सुसाइड बॉम्बिंग पुलवामा में जो हुई, इंडियन नेवी ने उस टाइम भी जो वेसल्स हैं पॉसिबली न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स वो अपनी तैयार कर ली थी, क्योंकि इंडिया पे सी फ्रंट से अटैक होने का बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैं वो रहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे हम तैयार हमेशा रहते हैं, बट वी आर देयर कि हम कभी पहली बार इसको यूज़ नहीं करेंगे। अब ये जो मोबिलाइजेशन है इंडियन न्यूक्लियर फोर्सेस की, यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई ये जो वेपन सिस्टम है इसको कंट्रोल कौन करता है? किसके हाथ में इसका कंट्रोल है? ऑप्शन में कौन लोग आते हैं? क्या जो मिलिट्री पर्सनल है, हमारे जो डिफेंस है, मिलिट्री है, क्या वो उसको यूज़ करेगी? अगर कोई अटैक हो जाता है दूसरी तरफ से तो क्या उनके पास पावर है कि अपनी खुद की डिस्क्रिशन पे वो उसको यूज़ कर सकते हैं? या फिर दूसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल लीडरशिप, कि देश के प्रधानमंत्री के पास ये पावर है या प्रधानमंत्री ने किसी को चार्ज दिया है। ये सब कौन डिसाइड करेगा? मिलिट्री या पॉलिटिकल लीडरशिप? किसके हाथ में पावर है? तो ये देखिए, हमारे पास इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, बट हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। अब इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे एक वर्ड देखिए जो बार बार आएगा, कमांड एंड कंट्रोल। कमांड एंड कंट्रोल, कि न्यूक्लियर वेपन्स का कमांड और कंट्रोल किसके हाथ में है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट भी है इसके कमांड और कंट्रोल को सेटअप करना। जैसे जैसे हम एनालाइज करेंगे आपको समझ में आएगा। अब देखिए, न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट्स जो भी इंडिया में हुई हैं, जो भी हमारा हिस्ट्री आज तक का रहा है, उसको एनालाइज करके हम देख सकते हैं। यहाँ पे पहले तो आप जो हमारे बिग 2 यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो हैं वो इनके पास हैं। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। इंडिया भी 156 टोटल इन्वेंट्री दिखाता है और पाकिस्तान 165 दिखाता है, हमसे ज़्यादा दिखाते हैं। और सी बेस्ड, लैंड बेस्ड अलग अलग इन्वेंट्रीज़ हैं, हमारे अलग अलग वॉर हेड्स हैं। अलग अलग देशों का यहाँ पे डेटा जो है वो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा न्यूक्लियर पोटेंशियल, न्यूक्लियर अटैक पोटेंशियल किस देश में कितना है। अब बाकी देशों में क्या होता है और इंडिया में क्या होता है, ये समझने की ज़रूरत है। यूएस और रशिया की अगर आप बात देखेंगे, फर्स्ट डिकेड जो डेवलपमेंट हुई आपके एटॉमिक बॉम्ब की या न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जब यूएस और रशिया बने, इनिशियली इन्होंने जो कंट्रोल है वो इनकी जो एग्जिस्टिंग मिलिट्री है और उनके पास रखा, और साथ में सिविलियन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ नेटवर्क्स। तो इनकी मिलिट्री के पास कंट्रोल है, कम्युनिकेशन के लिए सिविलियन टेलीफोन और टेलीग्राफ नेटवर्क्स हैं, कमांड और कंट्रोल के लिए, किसका? न्यूक्लियर फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। ये पहले डिकेड में आप देखेंगे जब इन्होंने डेवलप किया, कुछ इस तरह का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे बात उठती है रिलायबिलिटी की, कि क्या
आप सिविलियन टेलीफोन टेलीग्राफ नेटवर्क्स पे रिलाई कर सकते हैं? क्या इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहेगी? इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी? न्यूक्लियर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैसेज पास होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है। अब यहाँ पे 1950-60s की हम बात कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ने क्या किया, इन्होंने अपने खुद के अलग से कम्युनिकेशन चैनल्स बना दिए कि हम सिविलियन टेलीफोन टेलीग्राफ नेटवर्क पर डिपेंड नहीं करेंगे, अलग कम्युनिकेशन चैनल बनाएंगे फॉर न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल। ये यूएस रशिया का मेथड है। अब ये सेपरेट चैनल क्या है? सेपरेट चैनल में इन्होंने सैटेलाइट कम्युनिकेशंस जो हैं वो डेवलप किए, जिसमें टोटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आपको मिलेगा ग्राउंड बेस्ड रेडियो टेलीफोन चैनल से हटके। और ये कंट्रीज़ ने इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई कि न्यूक्लियर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी बना दिए कि वार्निंग पहले आ जाएगी कि हम हो सकता है आने वाले समय में न्यूक्लियर वेपन यूज़ करें। तो इस तरीके से इन्होंने अपना न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क जो है वो डेवलप किया। सो दीज लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स, क्योंकि हम इन्हीं के बारे में बात करें। बट अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है तो इसके साथ भी कुछ चैलेंजेस हैं। किस तरह के चैलेंजेस हैं? साइबर अटैक। आजकल साइबर सिक्योरिटी का जो है इशू हर जगह है, तो न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल में भी तो ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं, टेक्निकल बैरियर्स क्योंकि आपने अगर सेट कर लिया कि चाहे फ़ोन आए, चाहे मोबाइल से फ़ोन आए, चाहे मैसेज आए, ईमेल आए, जो भी कम्युनिकेशन के चैनल है, टेलीग्राफ से आए, आपको नहीं मानना है, वो झूठ हो सकता है, आपको साइबर अटैक का आप शिकार हो सकते हैं, राइट। अब इंटरनेट जिस तरह से स्प्रेड हो चुका है, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम है, ओपन सोर्स इंटरनेट इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी है किसी भी देश की, वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं कि इन सब चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करना है, समझना है कि हाँ ये चैलेंजेस हैं, लेकिन हमको और भी अच्छा सिस्टम जो है वो बनाना है। इंडिया के सिनेरियो में आप देखेंगे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, हमारी व्हीकल्स की, हमारी डिलीवरी व्हीकल्स की डेवलपमेंट हो रही है। तो ये इम्पैक्ट आपको हमारे इंडियन न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल डेवलपमेंट पे भी दिखेगा, जो कि अभी हमको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हाउ दिस इज़ हैपनिंग। अगर हम बियॉन्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग और स्किल्स या टेक्नोलॉजीज़ के बाद में जाके भी बात करें, तो इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट आज तक किया गया है या आगे डेवलपमेंट होगी, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ सिस्टम्स हमारे ओवरलैप भी करते हैं। ओवरलैप कैसे करते हैं? जैसे इंडियन एयरफोर्स या नेवल कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, ये अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं। ये जो रडार से जो इन्फॉर्मेशन आती है, इमेजेस आते हैं, अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से जो आते हैं, ड्रोन से आते हैं, दे आर कैपेबल, ये इन्फॉर्मेशन इनके पास भी जाती है। तो जो कमांड सेंटर्स हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन भी होता है, इसलिए एक प्रॉपर चैनल बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके एल्गोरिदम्स किस तरीके से काम करते हैं, आप न्यूक्लियर सिक्योरिटी में जो भी एल्गोरिदम्स यूज़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेटा अगर आप देखेंगे हमारे इंडियन एरोस्पेस का, डिफेंस कंपनीज जो हैं वो उस पर काम कर रही हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्रेजेंट डेटा जो डेवलप करता है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। अब ये जो सेंटर्स हैं ये कम्युनिकेट कैसे करते हैं? फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स को ये यूज़ करते हैं। जो भी डाटा इंटेंसिव टास्क है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसको ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे कि इनकी कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, इंडियन मिलिट्री कमांड सेंटर्स हमारे किस तरीके से चलते हैं, उनमें पोटेंशियल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं कि वो कैसे इंडियन न्यूक्लियर कमांड सेंटर को देख सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब हिस्ट्री क्या है कमांड एंड कंट्रोल की इंडिया में? 1960s में आप देखेंगे अलग अलग एनालिस्ट जो हैं वो अलग अलग बात कहते हैं, तो हम कुछ एक्सपर्ट्स की यहाँ पे बात करेंगे। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वेपन टेस्ट हमारे शुरू हुए, चाइना के साथ हमारी वॉर हुई, यहाँ पे मेजर जनरल सोमदत्त जो हैं उन्होंने लिस्ट किया कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कि किस तरीके से होगा, कि अगर हमें चाइना के साथ लड़ना है तो कैसे हम उसको मैच कर पाएंगे। और ये पहले डायरेक्टर भी बने इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस के, इंडियन डिफेंस थिंक टैंक के, जो न्यूक्लियर पॉलिसी पे इंडिया की ऑफन कमेंट करते रहते थे। अब चैलेंजेस इनको क्या लगता है कि इंडिया में क्या चैलेंजेस है आज भी इतने सालों के बाद भी, कि अर्ली वार्निंग सिस्टम हमको बनाना है, हमको वॉर गेमिंग जो भी न्यूक्लियर सिनेरियोज़ हैं उनमें इंडल्ज होना है, सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है जो होनी चाहिए हमारे हर एक वॉर हेड की, और अनऑथोराइज्ड लॉन्च। अब देखिए जैसे ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स से
एक्सीडेंटल फायर हो गई, इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए। और अनऑथराइज्ड लॉन्च की मतलब जिनके पास कमांड है, कंट्रोल है, राइट, वो अनऑथराइज्ड उसको यूज़ ना करें। और एक नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है वो होनी चाहिए। ये बहुत, अगर आप सोच के देखेंगे ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप किसको देंगे? किसी सेंटर पे डालेंगे, किसी इंस्टीट्यूट पे डालेंगे, या कोई नई जो है कमेटी वो बिठाएंगे। अब मई 1998 न्यूक्लियर वेपन टेस्ट की अगर बात करें तो नो न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट कमांड एंड कंट्रोल हैड बीन ऑफर्ड। उस टाइम हमको कोई ऐसा नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे बहुत टॉप के साइंटिफिक और टेक्निकल लीडर्स थे। उस टाइम अब्दुल कलाम जी जो थे वो साइंटिफिक एडवाइज़र थे प्राइम मिनिस्टर के। उन्होंने कहा था कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं आज, और हम उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। डिटेल नहीं बताया कि क्या तरीके हैं, बट बोला कि वी हैव वेज, हम उनको इम्प्रूव करेंगे। अब एक मैगजीन स्टोरी है 1998 में, न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ही यहाँ पे रिपोर्ट किया कि गवर्नमेंट एक नेशनल कमांड पोस्ट बना रही है दिल्ली के बाहर, जहाँ पे सारा कम्युनिकेशन और रडार फैसिलिटीज़ रहेगा, और उसको इतना स्ट्रेंथन किया जाएगा कि उस पर अगर कोई अटैक करता है, डायरेक्ट हिट करता है, तो वो उसको विदस्टैंड करेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, रिटेलिएट करेगा, वो बचा रहेगा। तो मेजर्स इस तरह की बात की थी कि हम कोडेड सिक्योरिटी लेंगे। कोडेड सिक्योरिटी होनी चाहिए स्ट्राइक करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए, कि कभी हम पे कोई अटैक करता है, हमको वापस अटैक करना है, तो कोडेड सिक्योरिटी इज़ द थिंग। कि ऐसा नहीं है जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, लाल बटन दबा दीजिए तो आपका न्यूक्लियर वेपन चला जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे कोई लाल बटन दबाने वाली बात नहीं है कि एक बटन दबाओ, रादर देन कुछ कोड्स बनाए जाएंगे जो कि अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल से भेजे जाएंगे, ताकि आर्म्ड फोर्स अगर इंचार्ज है न्यूक्लियर वेपन्स की तो उनको पता होगा कि ये ऑथेंटिक ऑर्डर है, ये कोई झूठा ऑर्डर नहीं है, सच्चा ऑर्डर है। सो मतलब आपको यहाँ पे आंसर मिलता है कि इंडिया कैसे काम कर रहा है, कोडेड सिक्योरिटी के तौर पे। ऐसा कोई लाल बटन इंडिया के पास नहीं है, वी आर वर्किंग इन अ वेरी गुड मैनर, कोडेड सिक्योरिटी आप कह सकते हैं। 1999 का ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, वहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसमें बहुत नंबर ऑफ स्टिपुलेशंस थे, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स बहुत टाइटली कंट्रोल किए जा रहे हैं। हाईएस्ट पॉलिटिकल, वहाँ पे मेंशन इन्होंने किया हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल। हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल बताइए हमारे देश में कौन हुआ? उनकी परमिशन के बाद ही ये कंट्रोल जो है वो आगे बढ़ेगा। अथॉरिटीज़ होंगी जो बोलेंगी कि न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ किए जाएं, और ये अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया में होगी या जो भी उनके डेजिग्नेटेड सक्सेसर्स होंगे। 1999 के ड्राफ्ट से हमको ये इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अलग अलग मैगजीन्स वगैरह से मैं आपको बता रही हूँ कि हमको कमांड एंड कंट्रोल के बारे में क्या पता चलता है। तो अभी तक हमको क्या पता चला? कोडेड सिक्योरिटी, ठीक है, मिलिट्री इज़ इन्वॉल्व, लेकिन मिलिट्री को हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल से इंस्ट्रक्शन आएगा। अब यहाँ पे जो हमारे आर्म्ड सर्विसेज के लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो किस तरीके से, उनका क्या रोल रहेगा? अब 3 आर्म्ड सर्विसेज हेडक्वार्टर्स जो हैं उनके वहाँ से ये रिपोर्ट आती है कि डिटेल जो स्कीम्स हैं कि न्यूक्लियर आर्मामेंट्स कैसे चलेंगे, क्या सपोर्ट सिस्टम्स, सपोर्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, तो वो फ्रेमवर्क उनके पास रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप्स, अगर कोई स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट होता है तो उसमें क्या होता है? जैसे जनवरी 2004 में यूएस और इंडिया के बीच में सिविल लाइंस पे अगर आप कहेंगे तो कुछ कुछ अग्रीमेंट साइन हुआ कि हम कोऑपरेट करेंगे न्यूक्लियर में, एक्सपैंड करेंगे न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर एक्टिविटीज़। अब न्यूक्लियर जो भी है सिर्फ वॉर के लिए नहीं है ना। अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनका पर्पस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना भी हो सकता है, हाई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करना भी हो सकता है, सिविलियन स्पेस प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, एज वेल एज योर डिफेंस, राइट। तो इस तरह के अग्रीमेंट्स भी हमारे जो हैं साइन होते हैं स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए। अब देखिए 2013 का स्पीच है, यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट की बात की थी, न्यूक्लियर आर्सेनल जो इंडिया का है, न्यूक्लियर में क्या क्या। श्याम सारन जी ने, करियर डिप्लोमैट हैं, इन्होंने कहा कि इंडिया को एक कमांड कंट्रोल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ताकि अगर कोई अटैक करता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डिस्ट्रॉय ना हो। सपोज कल को हमारी सच में इतनी खतरनाक लड़ाई किसी देश के साथ हो जाती है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का यूज़ होगा। अब इंडिया का नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, लेकिन हमारे न्यूक्लियर स्टेशन पे ही कोई अटैक कर देता है तो हम क्या करेंगे? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो सर्वाइव कर जाए फर्स्ट स्ट्राइक, और फिर
सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रेडी हो कि हाँ अब हमको अटैक करना है, वो सिस्टम रिलायबल हो अगेंस्ट एनी रेडिएशन और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस। सपोज हमारे किसी देश ने हमारे कम्युनिकेशन ठप कर दिया पूरा, तो भी उसके खिलाफ भी हम कम्युनिकेट कर पाएँ। और सिग्निफिकेंट प्रोसेस जो है इंडिया ये अचीव करने के रास्ते पे है। तो ये चीज़ें कुछ सजेशंस हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स हैं जिस पे इंडिया वर्क कर रहा है। क्योंकि हम बहुत ईजिली देखते हैं ना, हाँ हमारा सिस्टम कौन बंद करेगा, बट एनीथिंग इज पॉसिबल, कल को कुछ भी हो सकता है। वी हैव टू बी रेडी फॉर सच थिंग्स। और सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमको ये पता चलता है कि इस रास्ते में, इन न्यूक्लियर आर्मामेंट के रास्ते में हो रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो 3 डेवलपमेंट के की सेट्स हैं कमांड एंड कंट्रोल जो है। एक कि मिलिट्री कमांड सेंटर्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन की जाए, हमारी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, और हैंडलिंग जो है न्यूक्लियर वेपन्स की उसको इम्प्रूव किया जाए। कमांड सेंटर्स अगर हो गए तो क्या है, देखिए इंडियाज़ ऑफिशियल डॉक्ट्राइन जो हमारी है वो बोलती है सिविलियन गवर्नमेंट जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंट्रोल करते हैं न्यूक्लियर आर्सेनल को। बट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के कुछ ऑल्टरनेट चेन्स ऑफ कमांड भी हैं। कि ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अगर सपोज कभी ऑर्डर नहीं दे पाए तो हम रुके रहेंगे, हमारा ऑल्टरनेट चेन सिस्टम भी डेवलप हो चुका है। यानी कुछ ऐसे लोग भी होने चाहिए कमांड सेंटर्स में प्राइम मिनिस्टर के सिवाय जो ऑथराइज्ड हों कि न्यूक्लियर वेपन्स पे क्या डिसीजन लेना है वो डिसाइड कर सकें। अब रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने बहुत इस तरह के मिलिट्री कमांड कंट्रोल सेंटर्स जो हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया है। न्यूक्लियर अथॉरिटीज़ नेशनल कमांड सेंटर और जो फोर्स स्पेसिफिक कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं इंफॉर्मेशन के अवेयरनेस के लिए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। देन योर सैटेलाइट कैपेबिलिटीज़, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज़, राइट। कि अगर पहले वार्निंग जो है वो जाननी चाहिए। जैसे हमने देखा कि पठानकोट अटैक हुआ आपका, हमने पुलवामा अटैक देखा, इंडिया ने उसके बाद रिटेलिएट किया, हमने अपना बालाकोट पे जो स्ट्राइक्स की। अब ये डिसीजन किसने लिया, कौन सी कमांड थी, सो ये चीज़ें कमांड एंड कंट्रोल मैटर करता है। सिर्फ आर्मी ने डिसीजन लिया या पीछे से भी इनपुट्स थे कि हमको ऐसा करना है, सो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। DRDO जैसी ऑर्गेनाइजेशंस का भी इसमें रोल रहता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है। लेकिन कोई भी यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व किया गया है, लेकिन किसी एक के पास पूरी पावर जो है या अथॉरिटी जो है वो नहीं दी है। यूनिफॉर्म मिलिट्री जो है वो ऑथराइजेशन नहीं देती है। देखिए हिस्टोरिकली जो भी है न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो गए, इनको अलग रखा जाता है। जो नॉर्मल आपके वॉरहेड्स रहते हैं ना, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इनसे अलग रखा जाता है और ये कस्टडी रहती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और लेटर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास इनकी कस्टडी जो है वो रहती है। इसका ये मतलब है ना ही DAE नॉट DRDO ना ही यूनिफॉर्म्ड मिलिट्री अकेले कोई भी न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च नहीं कर सकता। कस्टडी देने का ये मतलब नहीं है इंडिपेंडेंटली कोई भी उसको यूज़ नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, तो आपको पता ही है कि हमको पहले यूज़ नहीं करना है, बट सेकेंड जब हमको रिटेलिएट करना है उसके लिए रेडी रहना है। क्यों? क्योंकि हमको भी अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो देखना है। सो कंक्लूजन में आप यही कह सकते हैं that yes, India has command and control, जिसमें किसी एक इंस्टीट्यूशन की अथॉरिटी नहीं है। ऑल्टरनेट चेन्स ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे बनाए गए हैं कि न्यूक्लियर अगर ऐसा कोई सीन होता है तो हम उसके लिए रेडी रहें। और बेटरमेंट के लिए हम यही कर सकते हैं कि इन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग करें कि अगर कोई अटैक करे तो सर्वाइव कर जाए, उसके बाद रिटेलिएट करे। कोडेड सिक्योरिटी जो है वो हमारी यहाँ पे रहे, ऑल्टरनेट चेन्स रहे। सो दीज थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। आई होप बहुत से पॉइंट्स हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, इसको आप एक फ्लो चार्ट में बनाने की कोशिश कीजिए कि आपने जो भी अभी सुना उसको आप किस तरीके से पेपर पे प्रेजेंट करेंगे। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। बाकी आगे मैं बता दूं, आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए ये ऑफर सिर्फ 26 तक है। 22 से पहले भी आपको सिर्फ 10% ऑफ मिल रहा था, अब आपको 20% ऑफ मिल रहा है अगर आप कोड वीरो UPSC यूज़ करेंगे। सिर्फ 26 तक ही आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। और ये जो नोट्स हमारे मिलते हैं ना, जल्द ही सिर्फ आइकॉनिक के साथ ही मिलेंगे। अगर प्लस कोई लेना चाहता है तो 26 तक आपको फिजिकल नोट्स का जो
फैसिलिटी है वो दिया जाएगा। बाकी मेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। इस तरह के मैं अपडेट करती रहूँगी। अनअकैडमी के साथ आपके पास बहुत बड़ी चॉइस है कि अब बहुत सारे एडुकेटर्स से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो भी आपके फेवरेट हों। बेस्ट एडुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे इंडिया के, जो आपको तैयारी करा रहे हैं। तो दिस इज़ माई कोड VIROUPSC। अभी 26 तक 20% ऑफ आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। आप EMI पे भी ले सकते हैं इनकेस आप एक साथ पैसे नहीं देना चाहते। बैचेस जल्द शुरू हो रहे हैं। ऑप्शनल जो है वो भी बेस्ट फैकल्टीज़ के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। 2 साल से ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा। सो फिलहाल इस पे आपको हमेशा 10% इस कोड पे डिस्काउंट मिलता है, लेकिन 26 तक 20% डिस्काउंट है। ओके, थैंक यू सो मच।